नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी यात्रा में मैं विकास कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्ण विचार प्रश्नोत्तरी लगातार जारी है। पीछे की कक्षा में हमने 25 क्वेश्चन उनका समाधान कर चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बचे हुए 25 प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक आवश्यक सूचना देनी है। जल्द ही हिंदी यात्रा के इस माध्यम में लगभग 10-15 दिनों बाद, यानी जैसे ये तकनीकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं आरंभ होगी। तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं हर रोज सुबह 8 बजे देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाएगा आपको। आप अच्छी तरह हस्तलिखित नोट्स बना सकते हैं उसके। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम प्रत्येक बात से रूबरू होंगे। तो जल्द ही हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आप लोगों के समक्ष होगा। ग्रामर की क्लास है वो भी निरंतर जारी रहेगी। शाम को 8 बजे हर रोज शाम 8 बजे ग्रामर की कक्षाएं होंगी और सुबह 8 बजे हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बस थोड़े ही दिनों की बात है। पूरा का पूरा संस्थान है वो किसी तकनीकी समस्या में उलझा हुआ है। जैसे ही तकनीकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत होगा। बात कर रहे थे हम वर्ण विचार प्रश्नोत्तरी की। वर्ण विचार प्रश्नोत्तरी में 25 प्रश्न हम पहले कर चुके। उसके बाद नेक्स्ट 26% से लेकर 50% तक हम इस कक्षा में व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से उसमें व्यंजन है। ऐसा व्यंजन जिसको उसमें व्यंजन कहा जाता है, ऐसा व्यंजन जिसको उच्चारण करने में गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु उत्पन्न होती है, उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजनों की संख्या है 4। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, जिसमें गर्म वायु बाहर निकलती है। तो निम्न में से उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उसमें व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन सही हो जाएगा आपका स। इसको उच्चारण करने में गर्म वायु उत्पन्न होती है। 4 होते हैं उसमें जिनको उच्चारण करने में गर्म वायु बाहर निकलती है, मुख से गर्म वायु उत्पन्न होती है, क्योंकि 2 उच्चारण वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु इनको घर्षण करके बाहर निकलती है। घर्षण करने से गर्म वायु उत्पन्न होती है, इसी कारण इनको उसमें व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, ज्ञ का लोक प्रचलित रूप है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञ का लोक प्रचलित रूप। एक तो ज्ञ की उत्पत्ति हुई है जय प्लस इय से, जय प्लस इय से। इस इय का एक टुकड़ा और कर सकता हूं, यहां तक भी सही है, लेकिन एक टुकड़ा और हो रहा है, इसमें से ए अलग निकल रहा है, ये रहा। एक तो ये है ज्ञ, और एक ज्ञ की उत्पत्ति हुई है ग प्लस इय से, ग प्लस इय से। इस ये का भी एक टुकड़ा और हो सकता है, ये रहा ये। तो ये तो है ज्ञ का वैज्ञानिक रूप, वैज्ञानिक रूप। और इसको क्या बोलता हूं मैं? लोक प्रचलित रूप, लोक प्रचलित। ये तो वैज्ञानिक रूप है। और लोक प्रचलित का अर्थ होता है कि लोगों के अंदर प्रचलित कौन सा हो गया। ध्यान रखना, मैंने एक शब्द लिखा है ज्ञान, ये तो तत्सम है, और इसका तद्भव रूप है ये ज्ञान। ज्ञान
ये तो ज्ञान और ये ज्ञान, ये तो तत्सम है और इसका तद्भव रूप है। तो लोगों के अंदर कौन सा प्रचलित होता है? तद्भव रूप प्रचलित होता है लोगों के अंदर, तद्भव। तो ये तो लोक प्रचलित है और ये है वैज्ञानिक रूप। और आपको क्या पूछा गया है? ज्ञ का लोक प्रचलित रूप बताइए। तो लोक प्रचलित रूप कौन सा हो जाएगा? ज्ञ, आधा ज्ञ, आधे ज्ञ के बाद आधा ये और है। ये सेम नहीं है दोनों, ये पूरा ये है और ये आधा ये है। तो ये इसका वियोजन करूंगा मैं तो ज्ञ, ये पूरा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस ए और फिर एक ए और है, ये तो क्या हो गया? गलत। और सही उत्तर कौन सा है आपका? लोक प्रचलित रूप। ये कौन सा है? ये वैज्ञानिक बोल दो इसको या फिर इसको प्रमाणिक रूप बोल दो। प्रमाणिक रूप एक ही बात है, वैज्ञानिक बोलो या प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है शायद, ज्ञ का प्रमाणिक रूप कौन सा है? प्रमाणिक रूप। तो प्रमाणिक कौन सा है? जय और उसके बाद चय वर्ग का पांचवा ये पूरा था तो एक टुकड़ा और कर दिया, ए बाहर निकाल दिया। ये है प्रमाणिक रूप। कौन सा हो जाएगा? जय प्लस ए। ये सही उत्तर हो जाएगा, जय प्लस ए। जय धन ये धन ए, प्रमाणिक रूप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? संघर्षी व्यंजन जिसको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है? संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं से और है। इनको उसमें भी बोलते हैं और संघर्षी भी बोलते हैं। और इनके साथ होता है कै, अरबी फारसी वाला, ख, अरबी फारसी वाला, ग, ज और फ। ये इतने क्या हैं? ये है संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? अरबी फारसी वाला कै। ये तो है ही नहीं विकल्प में, तो सही उत्तर हो जाएगा कै, संघर्षी व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसद व्यंजनों की संख्या बताइए। इसद व्यंजनों का अर्थ होता है जिनका उच्चारण करने में थोड़ी सी वायु मुंह के अंदर भिड़ती है, थोड़ी सी वायु टकराती है। तो ये और वह, इनके कितने नाम है? नंबर पहला नाम है इनको क्या बोलता हूं मैं? अर्धस्वर। दूसरा नाम क्या है इनका दूसरा नाम है संघर्षहीन। इनका तीसरा नाम क्या है? यह और वह का इसद व्यंजन। तो स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं तो अर्धस्वर कहलाते हैं, संघर्ष नहीं करते तो संघर्षहीन कहलाते हैं। और संघर्ष क्यों नहीं करते? क्योंकि हवा थोड़ी सी मुंह में भिड़कर बाहर निकलती है, मुंह के अंदर हवा थोड़ी सी टकराती है, थोड़ी सी टकराकर बाहर निकलती है, तो क्या कहा जाता है? इसद। तो इसद कौन सा है इसमें? जो अर्धस्वर है, जो संघर्षहीन है, वही इसद है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये। और अगर वह होता तो वह भी हो जाता, दो है इसद। उसके बाद नेक्स्ट, कौन से वर्ण का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं कर सकते? ठीक है भाई, एक तो शब्द के आरंभ में कै वर्ग का पांचवा नहीं आता, अंग। एक चय वर्ग का पांचवा नहीं आता, इये। और एक टय वर्ग का पांचवा नहीं आता, अणे। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता। उसके बाद अगर बात करूं तो द्विस्पष्ट व्यंजन अढ़ और अढ़, डलिया शब्द डलिया टय वर्ग का तीसरा और ढ टय वर्ग का चौथा, ये तो आते हैं, ये तो शब्द के शुरू में आते हैं, लेकिन उत्क्षिप्त और ताड़न जात अढ़ और अढ़ शब्द के शुरू में नहीं आते। तीन तो ये नहीं आते और दो ये नहीं आते। ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, शब्द के आरंभ में नहीं होता। तो सही विकल्प देखिए आप, शब्द के आरंभ में आता है ये आ सकता है, ये भी आता है, फ भी आता है, ये नहीं आता।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अढ। इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं आता, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अन्य स्थान पर आता है। किसको छोड़कर? पहले स्थान को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वर्ण को हलंत नहीं कर सकते? हलंत नहीं कर सकते। थोड़ी गलती है, एक तो अढ और एक अढ, इनको हलंत नहीं कर सकते। अढ और अढ को हलंत नहीं कर सकते, तो दोनों विकल्प में दे दिए, दोनों ही विकल्प में है, तो इन दोनों को हलंत नहीं कर सकते। इसकी जगह आप ये कर सकते हो, इसको हटा दो, ए में ढ, ब में अढ, मैं और रे, इसको आधा कर सकता हूं मैं, रे को आधा कर सकता हूं, ये रहा। मैं को आधा कर सकता हूं, मैं को आधा किस प्रकार करूंगा? मैं को भी आधा कर सकता हूं, ये रहा, मैं को आधा कर दिया। इसके बाद ढ को आधा कर सकता हूं, ये रहा। द्विगुण व्यंजनों को, इन दोनों को हलंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हलंत नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हिंदी के अंदर एक स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक तो मैंने ये चिन्ह लगा दिया, उत्क्षिप्त बिंदु, दोनों के नीचे उत्क्षिप्त बिंदु लगा दिया, ताड़नजात बिंदु लगा दिया। अब इनको आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत और लगाना पड़ेगा। तो एक स्थान पर कितने चिन्ह आ गए? दो। और हिंदी में एक स्थान पर दो चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसी कारण यादें नहीं होते। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। दो वर्ण ऐसे हैं जिनको आधा नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अल्प प्राण वर्णों की संख्या बताइए। अल्प प्राण में कौन से आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। ये, रे, ले, वे और सभी स्वर, ये आते हैं अल्प प्राण में। तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कै वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, चय वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, टैका, तैका और पै वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। 5 वर्ग है, प्रत्येक के 3 है, तो 15 और कितने हो गए? 4, 19। और स्वरों की संख्या होती है 11। 19 और 11 30। 19 और 11 की संख्या 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 30। उसके बाद फिर महाप्राण पूछ सकते हैं आपको, महाप्राण वर्णों की संख्या। महाप्राण फिर कौन सा है? दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा और स है 30, वो हो गए। कुल 44 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 44। 44 में से 30 तो क्या हो गए? अल्प प्राण। और ये 14। दूसरे चौथे का मतलब है कै वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी ख और घ। चय वर्ग का दूसरा चौथा, यानी छ और झ। इसी प्रकार टै का, तै का और पै का। तो ये कितने हो गए? 14। और ये कितने हो गए? सॉरी भाई 10। ये कितने हो गए? 10 और ये हो गए 4। कुल कितने हो गए? 14। 30 पहले आ चुके हमारे पास, 14 ये आ गए। कुल कितने हो गए? 44। 44 होते हैं, 44 होते हैं वर्ण। 44 वर्णों में 30 तो अल्प प्राण है और 14 क्या है? महाप्राण। 30 अल्प प्राण और 14 महाप्राण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोष की संख्या बताइए। घोष हो रहा है, घोष की संख्या बतानी है। घोष कितने हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। पीछे सारणी करवाई हुई है आपको, ये रे, ले, वे और है। और ये क्या होते हैं? सभी स्वर। सभी स्वर। ये क्या है? ये क्या है? ये है घोष।
तीसरे चौथे पांचवें का मतलब कै वर्ग के अंतिम तीन, गै घै अंगै, जय झय इये, डै ढै अणे, दै धै नै, बै भै मैं। कितने हो गए? 15। 15 और 5 20, 20 और 11 31। कुल कितने होते हैं? 44। 44 में 31 क्या है? 31 क्या है? घोष। तो फिर अघोष, तो फिर अघोष। अघोष कौन सा होता है? पहला, दूसरा, से और से। पहले दूसरे का मतलब है कैख है, चैछ है, टैठ है, तैथ है और पैफ है। कितने हो गए? 5 दुआ 10। और ये कितने हैं? 10 और 3 13। वो कितने थे? कितने थे? 31। घोष कितने थे? 31। अघोष कितने हैं? अघोष कितने हैं? 13। और 31 और 13 फिर कितने हो गए? 44। करने कितने हैं? 44। तो अलपप्राण और महाप्राण की संख्या, घोष और अघोष की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, न का उच्चारण स्थान बताइए। न का उच्चारण पीछे की सारणी में आपको बताया था कि न है ना, न, इसको एक तो मानते हैं हम दंत, दूसरा इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दूसरा उच्चारण स्थान है नासिका। और तीसरा उच्चारण स्थान कौन सा है? तीसरा है वर्तस्य। वर्तस्य। तो न का उच्चारण स्थान कौन सा है? वर्तस्य। वर्तस्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु करने से पहले बहुत अच्छा रफ कार्य देखिए आप। एक पंचमाक्षर बिंदु, किसी भी वर्ण है ना, उस पे एक तो यहां बिंदु लग सकता है। इस बिंदु को बोलता हूं मैं अनुस्वार। क्या बोलता हूं? अनुस्वार। एक यहां बिंदु लग सकता है। इस बिंदु को बोलता हूं मैं, इस बिंदु का नाम है पंचम बिंदु। पंचम बिंदु। एक यहां नीचे बिंदु लग सकता है। इस बिंदु का नाम है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। और एक यहां बिंदु लग सकता है। इस बिंदु का नाम है नुक्ता। इस नुक्ते का और भी नाम मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? निम्न बिंदु। निम्न बिंदु। और एक मिलेगा अधो बिंदु। अधो बिंदु। 5 नाम मिलेंगे। ये इतने बिंदु लगते हैं। कितने बिंदु लगते हैं? 4 बिंदु लगते हैं। पंचम बिंदु बोलते हैं इसको। पंचम बिंदु इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। बात करेंगे अभी और करेंगे। ये है अनुस्वार और ये है नुक्ता या निम्न बिंदु। नुक्ता या निम्न बिंदु। तो पंचमाक्षर बिंदु वाला वर्ण है वो है एक, कै कबूतर का 5वां। ये बिंदु है ना, ये बिंदु, ये रहा, ये इसको बोलता हूं मैं पंचम बिंदु। और एक वर्ण के लगता है कै कबूतर के 5वां। कै कबूतर कै वर्ग का 5वां अंगय, अंगय पर लगता है। तो पंचमाक्षर बिंदु वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 1 होती है। और वो कौन सा है? कै वर्ग का 5वां। कै वर्ग का 5वां। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा। क्या है? उत्क्षिप्त बिंदु का प्रयोग कितने वर्णों पर होता है? उत्क्षिप्त बिंदु, ये तो लग गया कै वर्ग का 5वां अंगय, पंचम बिंदु लग गया। और उसके बाद 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे लगता है यहां। ये तो था अंगय, अंगय, ये है ढ, ये है ढ, और ये है अढय और अढय। ये तो ढ, ये ढ, और ये है अढय और अढय। और ये बिंदु लगता है, इस बिंदु को बोलता हूं उत्क्षिप्त बिंदु। तो उत्क्षिप्त बिंदु वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 2। पंचम बिंदु वाले वर्ण 1, उत्क्षिप्त बिंदु वाले वर्ण 2। उसके बाद 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे उत्क्षिप्त बिंदु लगता है। नेक्स्ट, निम्न बिंदु वाले वर्णों की संख्या। निम्न बिंदु दोबारा देखिए, ये तो पंचम बिंदु, ये उत्क्षिप्त बिंदु,
अब क्या पूछा है, निम्न बिंदु या नुक्ता या अधो बिंदु, तो ये यहां लगेगा, कै ख ग ज और फ। कितने वर्णों पर लगता है, 5 वर्णों पर लगता है। निम्न बिंदु बोल दो इसको, नुक्ता बोल दो या अधो बिंदु बोल दो। अधो बिंदु वाले, निम्न बिंदु वाले वर्णों की संख्या 5। ये पंचम बिंदु है, ये उत्क्षिप्त बिंदु है, और जो शब्द वर्ण के पहले लगता है, आरंभ में लगता है, वो उत्क्षिप्त बिंदु। उसके बाद अनुस्वार, एक ही बच गया, अनुस्वार। अनुस्वार बिंदु वाले वर्णों की संख्या, अनुस्वार कहां लगता है, यहां लगता है। कितने वर्णों पर लगता है, कितने वर्णों पर लगता है, यह लगता है। देखो, आपने कभी देखा है कि आधे मैं पर अनुस्वार लगाए, नहीं है, आधे मैं पर अनुस्वार नहीं लगता, लेकिन पूरे मैं पर अनुस्वार लगता है। यह आधा क्यों था, क्योंकि इसमें स्वर नहीं था, और ये पूरा क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर स्वर है। तो इसका मतलब है कि अनुस्वार व्यंजनों पर नहीं लगता। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजनों पर नहीं होता, व्यंजनों पर नहीं होता। अनुस्वार का प्रयोग किस पर नहीं होता, व्यंजनों पर नहीं होता। अब यहां नहीं लगा और यहां लगा है, यहां लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए पर लगा है। किस पर लगा है, स्वरों पर लगता है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है 11। तो स्वरों के ऊपर ही अनुस्वार लगता है, स्वरों की संख्या 11 होती है। तो अनुस्वार बिंदु भी कितने पर लगता है, 11 वर्णों पर लगता है, 11 वर्णों पर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा, निम्न में से उदासीन स्वर कौन सा है। उदासीन स्वर देखिए, आ है, इसके मात्रा लगी है, ई है, इसकी मात्रा लगी है, ये रही। बड़ी ई है, इसकी मात्रा लगी है, ये रही। ऊ है, ऊ, इसकी मात्रा लगी है, ये रही। ऊ की मात्रा है, ये रही। ये ए है, इसकी मात्रा लगी है, ये रही। ऐ है, इसकी मात्रा लगी है, ये रही। ओ है, इसकी मात्रा लगी है, ओ की, ये रही। औ के मात्रा लगी है, औ के, कौन सी मात्रा लगी है, ये रही। आ के भी लगी है, ये रही आ की मात्रा। री के लगी है, री की मात्रा लगती है, ऐसे लगती है, ये रही। क्री, कृषि, कृष्ण। ए है ना, ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ए की मात्रा नहीं होती। इसी कारण ए को क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। दूसरा नाम है ए का उदासीन स्वर, उदासीन स्वर कहा जाता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अमानक वर्ण किसे कहा जाता है। अमानक वर्ण देखिए, पहले ये था, ये है वर्तमान में जय, और इस जय से पहले ये जय था। ये क्या था, जय झंडा था, ये था जय। तो ये जय ना, ये जय, इस जय को हटा दिया, वर्तमान में ये जय है। इस जय को क्या माना जाता है, मानक जय माना जाता है, मानक। इस जय को क्यों हटाया, क्योंकि हिंदी साहित्य अकादमी ने कहा कि ये वही शर्तें पूरी कर रहा है जो ए पूरी कर रहा है, जो ए पूरी। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो अमानक वर्ण किसे कहा जाता है, अमानक वर्ण किसे कहा जाता है। इस जय को क्या कहा जाता है, अमानक। ये मिसप्रिंट था, इसकी जगह ये जय रखना है आपको, ये वाला जय पुरानी किताबों में मिलेगा आपको। इस जय को क्या माना जाता है, अमानक वर्ण माना जाता है। क्या संज्ञा दे दी, अमानक वर्ण की संज्ञा दे दी, ए जैसा माना जाने वाला वर्ण, अमानक वर्ण।
नेक्स्ट, व्यंजनों के पीछे किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे पूछ लूं ये क्या है, तो आप ये भी नहीं कहोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप ये भी नहीं कहोगे कि ये कै कबूतर है, ये च चरखा है, ये मैं मछली है, ये ख खरगोश है। नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते क है, च है, मैं है, ख है, नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? व्यंजनों के पीछे, ये व्यंजन है, इसके पीछे किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, इसको बोलता हूं मैं ककार। क्या बोलता हूं? ककार। इसको मैं बोलूंगा क्या? चकार। इसको मकार, इसको खक्कार, खक्कार। एक रे को छोड़कर, यानी रे है ना, रे को मैं रक्कार नहीं बोलूंगा। रे व्यंजन के पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे ही बोलते हैं ककार, खकार, गकार, गंकार, चकार, छकार, जकार, मकार, दकार, लकार, पकार। तो कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, रे को छोड़कर। ध्यान रखना, अगर पूछ ले निम्न में से किस वर्ण के पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता, तो रकार के पीछे रकार नहीं बोल सकते। किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कार प्रत्यय का प्रयोग, क्योंकि उनको बोलते हैं ककार, खकार। तो व्यंजनों के पीछे किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या। खड़ी पाई, इसको बोलते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा, और इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई, खड़ी पाई। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या देखिए। खड़ी पाई एक तो अंगय के नहीं है, एक खड़ी पाई डै के नहीं है, एक खड़ी पाई ढह के नहीं है, एक खड़ी पाई दै के नहीं है, एक खड़ी पाई टै के नहीं है, एक खड़ी पाई ठह के नहीं है। खड़ी पाई नहीं है, वो बता रहा हूं, ठीक है। एक कै वर्ग का पांचवां अंगय के नहीं है, एक डै के नहीं है, ढह के नहीं है, दै के नहीं है, टै के नहीं है, ठह के नहीं है। कितने हो गए? 3 और 3 6। एक रह के नहीं है, एक रह के नहीं है, एक रह के नहीं है भाई। अभी बता रहा हूं, रह के नहीं है, एक रह के नहीं है, ये रहा रह। एक किसके नहीं है? एक है के नहीं है, एक है के नहीं है, और रह गया। ये कौन सा रह गया? 3 3 6 एक साथ, एक और रह गया। दे आ गया, अंगय डे ढे दे, ठे आ गया, एक ढे भी आ गया, दे आ गया, एक 6 रह गया, 6 के नहीं। इन 8 के नहीं है, और एक ही है, 9 के नहीं है। कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 33। 33 में से माइनस कितने करने हैं? 9। ये 9 वर्ण है इनके। ये तो शिरोरेखा है, ये खड़ी पाई है। इस खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ, तो 33 में से 9 गए, पीछे कितने रह गए? 24। कितने रह गए? 24। तो खड़ी पाई का प्रयोग, हिंदी में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है? 24 है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है। एक तरीका और बताऊं, इनको आधा करने के लिए क्या करते हैं? खड़ी पाई हटा देते हैं। ये ध्यान रखना, क्या करते हैं? खड़ी पाई हटा देते हैं। खड़ी पाई है वो क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये आधे हो गए, खड़ी पाई हटा दिया, क्या हो गए?
आधे हो गई। ठीक है, ये ल है, खड़ी पाई हटा दी, ये रहा, क्या हो गया, आधा हो गया। लेकिन दो वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई से आगे जाते हैं, बाकी खड़ी पाई से आगे नहीं जाते। बाकी ऐसा 24 में से 2 खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी है, 24। इन 24 में से 2 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई से आगे जाते हैं, एक तो कै जाता है और एक फै जाता है। इन दोनों को आधा करने के लिए खड़ी पाई से आगे की जो आकृति है उसको आधी हटा दो। आगे की जो आकृति है ना ये वाली, इसको आधी हटा दो, ये रहा। ये 2 तो इस प्रकार आधे हो गए, 24 में से 2 आधे इस प्रकार हो गए, पीछे रहे 22। इन 22 को आधा करने के लिए इनकी खड़ी पाई हटा दो। हमेशा बच्चे के कंफ्यूज रहता है कि एक शब्द लिख रहा हूं मैं दिग्गज, ये रहा दिग्गज, 2 प्रकार से लिखा, एक के नीचे तो हलंत लगा दिया मैंने गै के, और एक की मैंने खड़ी पाई हटा दिया। आमतौर पर बच्चे पूछते हैं कि दोनों में से शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध कौन सा है, ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि खड़ी पाई वाला व्यंजन है उसके आगे क्या आकृति हटेगी, न कि हलंत का चिन्ह लगेगा। हलंत का चिन्ह नहीं लगता, आगे क्या आकृति हट। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर चक्कर शब्द है, ये आधा कर दिया, ये चक्कर शब्द शुद्ध है या फिर ये चक्कर शब्द शुद्ध है, ये तो आपको पता है कि खड़ी पाई वाला है और उसको आधा करने का नियम क्या है, नियम क्या है, आधा करने का नियम है कि आगे की जो आकृति है उसको आधी हटा दो, आगे की जो आकृति है उसको आधी हटा दो। ठीक है, तो चक्कर शुद्ध कौन सा है, चक्कर शुद्ध कौन सा है, चक्कर शुद्ध है ये वाला। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 24। 24 में से 22 व्यंजन है, उनकी तो खड़ी पाई हटाकर आधा कर देंगे, 22 की तो 24 में से, और 2 है उनके आगे की आकृति हटा देंगे। 33 में से 24 आधा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। गोल व्याकरण में गोल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखना, गोल में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यह नहीं है हिंदी में गोल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, गोल व्यंजनों की संख्या। 24 तो खड़ी पाई वाले हैं, गोल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये रही, कितनी है संख्या, 8। 2 2 4 4 8। गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, इनको क्या बोलता हूं मैं, इनको क्या बोलता हूं, गोल वर्ण। गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 8। गोल वर्णों की संख्या कितनी, 8। 24 क्या थे, खड़ी पाई वाले, और 8 क्या हैं, 8 क्या हैं, गोल। कुल कितने हो गए, 32। कितने हो गए, 32। इन गोल वर्णों को आधा करने के लिए, गोल वर्णों को आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। इनको आधा करने के लिए क्या किया जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है, हलंत का प्रयोग। ये रहा, ये आधे हो रहे हैं अब, हलंत का प्रयोग। हलंत का प्रयोग, गै के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। गै के नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गै को आधा करना है, क्यों, खड़ी पाई वाला है, इसको आधा करना है तो खड़ी पाई हटा देंगे। और गोल वर्ण है, जो गोल वर्ण है उनको आधा करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, नीचे हलंत का चिन्ह। तो पूछ सकते हैं कि कितने व्यंजन ऐसे जिनके नीचे हलंत का चिन्ह लगता है। आप कहोगे कि तो व्यंजन तो सारे ही होते हैं जिनके नीचे, नहीं, सारे व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं लगता। हलंत का चिन्ह केवल 8 व्यंजनों के नीचे लगता है, जो है गोल व्यंजन, उनके नीचे हलंत का चिन्ह करते हैं। कितने हो गए थे, 32। एक रह गया, शायद आगे का क्वेश्चन न हो, देख लूं पहले मैं, नहीं है, ठीक है ना। एक रह गया, कौन सा रह गया, एक रह गया रे। इस रे को ना ही तो आधा करने के लिए, ना ही तो खड़ी पाई हटाएंगे, खड़ी पाई तो है ही नहीं, ना ही इसके नीचे हलंत चिन्ह लगाएंगे। इसको आधा करने के लिए क्या करते हैं, इसको खड़ी पाई शिरोरेखा के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये इसको आधा करने का तरीका है, ये आधा करने का तरीका है, रे को ऊपर चढ़ा देते हैं। इसी कारण इसके पीछे कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। और यही कारण है कि इसके नीचे ऊ की मात्रा यहां नहीं लगती, यहां नहीं लगती, रू,
रू, यहां नहीं लगती रू की मात्रा, रू की मात्रा यहां लगती है। यही कारण है रेफ होने के कारण या कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता, इसी कारण रू की मात्रा बीच में लगती है। बाकी सारा है ना उनके यहां लगती है, खड़ी पाई है ना उसके नीचे लगती है मात्रा, लेकिन रे के यहां लगती है। यही कारण है ऊ की मात्रा लगाने का। तो आधे भी करने सीख लिए। किस प्रकार करना है? 24 खड़ी पाई वाले हैं, उनमें से 2 कै और फै खड़ी पाई से आगे जा रहे हैं, उनके आगे जा रहे हैं, उनकी आधा चिन्ह को हटा दो, आधे हो जाएंगे। फिर बचे 22 और खड़ी पाई वाले, उनकी खड़ी पाई हटा दो। फिर 8 गोल है, उनके नीचे हलन चिन्ह लगा दो और रे को शिरोरेखा से ऊपर चढ़ा दो। ये हो गए आपके आधे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, क्या है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द है ये कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, फारसी भाषा का। ध्यान रखना, हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? आपको बताया था, कामता प्रसाद गुरु है, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि। कामता प्रसाद को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत के व्याकरणाचार्य का नाम था पाणिनि, लेकिन हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंकित है, देखिए क्या है? निम्न में से द्विस्पष्ट व्यंजन, द्विगुण और द्विस्पष्ट या फिर ताड़नजात या फिर फेंका हुआ, फेंका हुआ, द्विगुण, द्विस्पष्ट, ताड़नजात और फेंका हुआ, किनको कहा जाता है? अढय और अढय, इनको कहा जाता है। 4 नाम है, 2 बार स्पष्ट करने पड़ते हैं तो 2 व्यंजनों के गुण करते हैं तो द्विगुण, 2 बार स्पष्ट करने पड़ते हैं तो द्विस्पष्ट। जीभ ऐसे लगती है जैसे झड़काई गई है तो ताड़नजात, और ऐसे लगता है कि इनको बोला नहीं गया, मुंह से फेंका गया है तो फेंका हुआ। कौन से हैं? ये नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये डैडलिया भी नहीं। ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विस्पष्ट व्यंजन कौन सा है? दोनों है, दोनों में से आपके पास एक दिया हुआ है, ये तो डे है, अढय होता तो ये भी हो जाता, तो सही उत्तर है 4। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से गर्हित स्वर कौन सा है? ऐसा स्वर जिसका निर्माण हमने घर पर ही कर लिया आवश्यकता अनुसार। गर्हित स्वर, डॉक्टर वाला ओ, गर्हित स्वर है, नाम क्या है? गर्हित स्वर, गर्हित स्वर। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? विदेशी, विदेशी स्वर। कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये रहा। ये थे 50 क्वेश्चन। वर्ण विचार पार्ट है ना, उसके 50 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी है, उसका हमने अध्ययन कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। आप भी कीजिए। अगर आपने वर्ण विचार की लगभग 12-13 कक्षाएं देखी है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी लगे जो हम पहली बार कर रहे हैं। पीछे की कक्षा में वर्ण विचार का विस्तृत अध्ययन किया है हमने, बीच में 5-6 दिन कक्षाएं थी वो नहीं हो पाई, 10 दिन भी हो सकते हैं नहीं हो पाई, थोड़े तकनीकी खराबी थी संस्थान में। लड़ रही है हमारी तकनीकी टीम उससे, अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि 3-4-5 दिनों में हो जाएगा। तब तक हम जैसे तैसे काम कर रहे हैं। जैसे ही उस तकनीकी समस्या से समाधान पा लिया जाएगा, इसी चैनल पर आपको हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। व्याकरण की क्लास जारी रहेगी,
व्याकरण की कक्षा के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।